Good morning, everyone, and we are learning about advent of Europeans in India. And during this study, we have already seen about Portuguese. हम पुर्तगाल के बारे में देख रहे थे और पुर्तगाल को देखते हुए हमने देखा कि कैसे पहला गवर्नर पुर्तगाल का भारत में अपनी एक नई पॉलिसी लेकर के आता है, दैट इज कॉल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। एंड ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या मतलब था? ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था टू कंट्रोल ओवर ऑल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इनटू इंडियन ओशन। जितने भी इंडियन ओशन में एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उन सब पर क्या करना? कंट्रोल कर लेना। नहीं, इसके साथ साथ जब एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे तो कंट्रोल करेंगे ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने शिप्स पे इंट्रोड्यूस किया कैनन सिस्टम। तो उनके पावर, उनकी स्ट्रेंथ क्या रही? उनकी स्ट्रेंथ जो रही है वो स्ट्रेंथ कहां, किसके अराउंड घूम रहा है? स्ट्रेंथ जो है वो एक तो कैनन ऑन शिप्स है, दूसरा कंट्रोल ऑन, चलो इंडियन ओशन ही मान लेते हैं। अब इंडियन ओशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट कौन कौन से थे? मैंने कल डिस्कस किया भी था। कौन कौन सा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है? पहला एंट्री एग्जिट पॉइंट है पर्सियन गल्फ, दूसरा है गल्फ ऑफ एडन, तीसरा एंट्री पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट। वो तो क्या, गल्फ ऑफ एडन, हाँ, मलक्का स्ट्रेट। और चौथा है फ्रॉम द साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, है ना? तो इन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की जद्दोजहद स्टार्ट होता है। अल्मीडा के वक्त में ये पॉसिबल हो पाया? अल्मीडा के वक्त में पॉसिबल नहीं हो पाया। अल्मीडा ने अपना पूरा वक्त लड़ाई में गंवा दिया। हालांकि उसके वक्त में 3 नई फैक्ट्रीज खुलती हैं, कन्नौर, किलवा एंड अंजनदीवा। कहां कहां? कन्नौर, किलवा एंड अंजनदीवा, ठीक है। उसके अलावा सिलोन, सिलोन आज के वक्त का श्रीलंका, यहां भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। कब? 1506 में। नहीं, और इन 3 जगह पे कब फैक्ट्री खोलते हैं? 1505 में। तो अल्मीडा की कहानी हमने देख ली थी, समझे आकाश? कल क्यों नहीं आए थे? कोई नहीं था? अच्छा, बाहर गए थे। इकोनॉमिक्स में तो बहुत कम मार्क्स आया है। ओके, हाईएस्ट मार्क्स 30 गया है। इट मीन्स इकोनॉमिक्स सबका वीकेस्ट पोर्शन है तुमको। तो पिछले बार का बीपीएससी का क्वेश्चन देखे थे कि नहीं इकोनॉमिक्स का? कितने लोगों का रिजल्ट रोक गया इकोनॉमिक्स पिछली बार? ऐसा क्वेश्चन था पिछली बार इकोनॉमिक्स का, कितनी लोगों का रिजल्ट फंस गया? 2 ही सब्जेक्ट तो पिछली बार रिजल्ट फंसाया था, पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स। बाकी सब तो इजी ही था, ठीक ही था। भाई साहब, अब डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, बिना डेप्थ में पढ़े कुछ काम नहीं चलने वाला, ठीक है। चलिए आइए, अब हम आ गए थे रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया, डेट इज कॉल्ड अल्फांसो द अल्बुकर्क। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अल्फांसो द अल्बुकर्क पहले से ही इंडिया में स्टे कर रहा है एट द टाइम ऑफ सेकेंड सी वॉयजेज ऑफ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के दूसरे समुद्री अभियान जो 1502 में हुआ था, उसी वक्त वो भारत आया और भारत आकर के स्टे कर गया।
उसके भारत के कल्चर से बहुत लगाव है, भारत के कल्चर को समझना चाहता है, इंडियन सिविलाइजेशन को समझना चाहता है, लोगों को समझना चाहता है ना, पीपल्स को समझना चाहता है। ठीक है, उसका इंटेंशन क्लियर है, वो इंडिया में पोर्चुगीज एम्पायर को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल करना चाहता है, और इसके लिए उसके अपने लोगों के बसने की जरूरत है। अपने ही वॉन्ट्स हिज ओन पीपल टू सेटल इन इंडिया। हाँ, वो चाहता है यदि भारत पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है तो यहां के पॉपुलेशन के साथ मिक्स होना पड़ेगा, यहां पे सेटल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, उसके अपने लोगों के को प्रोत्साहित करेगा। तो खैर, हमने कल देख लिया कि आते आते उसने क्या किया 1510 में। पहला कि वो जिस वक्त बीजापुर, गोवा किसके कंट्रोल में था? बीजापुर के कंट्रोल में। बीजापुर पे किसका रूल था? यूसुफ आदिल शाह की, आदिल यूसुफ शाही डायनेस्टी थी, उसका कंट्रोल, तो उनसे ही वो छीनता है गोवा। और आफ्टर द अलेक्जेंडर इट वाज द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी विच हैज बीन स्नैच्ड बाय एनी यूरोपियन कंट्री, है ना। अलेक्जेंडर के बाद पहला ऐसा एरिया था जिसको यूरोपियंस ने अपने हाथ में कंट्रोल किया। 1511 में क्या किया? जो कृष्णदेवराय हैं विजयनगर एम्पायर के, उनके साथ इनकी दोस्ती थी, वहां से ये पाते हैं परमिशन कहां पे स्टैब्लिश करने को? भटकल में। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बढ़ती हैं। अब आइए देखते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी को कैसे इन्होंने आगे बढ़ाया है। टॉपिक था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। आकाश ले लेना कल का नोट्स जो बच्चों को लिखवाया मैंने, तुम दोनों। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब इनकी पॉलिसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेंगे कि कैसे इन्होंने स्ट्रेंथन किया है पॉलिसी को। कौन सी पॉलिसी को स्ट्रेंथन? द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ब्लू वाटर के पॉलिसी को मजबूत किया, एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। Thus, he is known as real founder of Portuguese Empire। चलिए एक एक पॉइंट नोट करते चलना है, बढ़ते आगे। अब कैसे पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया है, तो देखो जी 15 नॉट 11 में इसने कैप्चर किया, ये तुम्हारा इंडिया है, ये तुम्हारा अफ्रीका है, ये यहां पे कैप्चर किया होर्मुज पर। किस पे? होर्मुज पे। पर्सियन गल्फ को क्या कहते हैं? होर्मुज। कैप्चर्ड, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बाबू, ये 15 में होगा, 1511 में कुछ और होगा। कैप्चर्ड होर्मुज। और 1511 में ये क्या करेंगे? यहां पर क्या है? सुमात्रा, है ना। इस साइड में क्या है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब। और ये क्या है? मलक्का। ठीक है, मलक्का उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया का, मलक्का उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंडी था, बाजार था, है ना। मलक्का क्या था? बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ट्रेडिंग सेंटर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया।
ठीक है, तो मलक्का के पास जो ये आउटलेट है उसको कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। तो उस मलक्का स्ट्रेट पे कंट्रोल का मतलब है कि कंट्रोल ऑन ऑल ट्रेड्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो 1511 में क्या हुआ? कैप्चर्ड मलक्का स्ट्रेट, कैप्चर्ड मलक्का स्ट्रेट, ये पर्सियन गल्फ लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है मलक्का स्ट्रेट का मतलब, कैप्चर्ड का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल ओवर ऑल ट्रेड ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, साउथ ईस्ट नेशन, साउथ ईस्ट राष्ट्रों के सभी व्यापारों पर इनका कंट्रोल। चाइना से जो भी माल आएगा आप किसके परमिशन से एंट्री करेगा? उधर पोर्चुगीज के परमिशन से। ठीक है, तो इस तरह से क्या अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्या एडन पे इनका कंट्रोल स्टैब्लिश हुआ? नहीं हो पाया। एडन पे कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं हो पाया, इन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं कंट्रोल स्टैब्लिश हो पाया। दरअसल एडन पे जाकर के 1538 में तुर्की कंट्रोल हो जाएगा। किसका कंट्रोल हो जाएगा? टर्किश कंट्रोल ओवर एडन हो जाएगा। 1538 में इसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? टर्किश कंट्रोल। चाह के भी ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर। तो ये रहा अल्फांसो दी अल्बुकर्क की अचीवमेंट। पॉलिसीज कौन कौन से वो अपनाता है उसको देखते हुए हम चलते हैं। पॉलिसीज क्या क्या रहा? सुबह सुबह आजकल भूख लग जा रही है यार, सच्ची में। सुबह में उठे वही चाय नहीं पी रहे इसलिए भूख लग रही है। चाय जब पी लेते तो भूख खत्म हो जाता है। नहीं लगेगा, हाँ भूख मर जाता है। हाँ, सब तो यहाँ पे पीते हैं, अभी खुलता नहीं है ना, मंगवाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है। एक तो फॉर्म भरा गया जी, एक फॉर्म फंस गया है। फॉर्म फंस गया मतलब इतना ऐसे ऐसे आजकल ऐसे ऐसे लोग पढ़ने वाले हैं कि पता नहीं है कि कितने मार्क्स का एग्जाम हो रहा है उनके इंटरमीडिएट का। 500 भर दिया है, 900 मार्क्स। बाबूजी, उनके बाबूजी को याद था कि इंटरमीडिएट में, अरे हम लोग के जमाने में 900 का एग्जाम होता था भाई, अब 500 का ही होता है। 2008 में बीएस पहले था बिहार इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसे करके बीएसआईबी करके। अभी हो गया है वही बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, बीएसईबी। 2008 से बीएसईबी अब लिखने लगा इंटरमीडिएट वाले में भी। 5 दिन एडमिट कार्ड लेके गया होगा ना, 5 दिन में लगा, कभी नहीं पढ़ा कि उस पर लिखा हुआ बीएसईबी, लिख दिया है बिहार इंटरमीडिएट ऐसे ही करके बीआईएसबी करके कुछ है, अब याद पता नहीं भाई साहब। अब रजिस्ट्रेशन फंस गया उनका, अब दोबारा रजिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहा है। हाँ, हेल्पलाइन से फोन किया तो बोला कि ऊपर नीचे 1-2 गो रोल नंबर खिसका दीजिए। करेक्शन नहीं आता है, पाटलिपुत्र में करेक्शन का आता है। ये आना चाहिए करेक्शन का। मान लो फॉर्म किसी से गलती हो सकता है फॉर्म भरना, आएगा बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ा जाए आगे। अब पॉलिसीज ऑफ अल्बुकर्क पे आते हैं, क्या क्या पॉलिसीज रही हैं। मैंने पहले भी बताया कि इनका पहले से इंटेंशन क्लियर है, ये इंडिया में ट्रेड कम करने और अपने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने ज्यादा आए हैं।
हाँ कॉमर्स कॉलेज, हाँ हाँ, भेज दो वहां पे, तो फॉर्मा भेज देंगे हम तुमको जो एक भरा गया है। पॉलिसीज ऑफ अल्बुकर्क, मैंने बोला कि पोर्चुगीज इंटेंशन क्या है, पोर्चुगीज रियल इंटेंशन क्या है, सही सही बताओ। तो मैंने बोला कि दे वांट टू स्प्रेड देयर क्रिश्चियनिटी, रियल मोटिव तो वही है उनका, ट्रेड बाद में है, लेकिन शुरुआत उन्होंने ट्रेड करने से किया। बात समझ रहे हो, प्राइमरी मोटिव इज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, सेकेंडरी मोटिव इज टू डू ट्रेड। लेकिन शुरुआत में उन्होंने ट्रेड करके किया ताकि यहां के लोगों पर विश्वास, है ना, लोग थोड़ा उसके उनके ऊपर, क्योंकि शुरुआत में अरबियों ने माहौल तो बना दिया था। याद करिए कल मैं क्या बोला, कालीकट में जब अरबी आते हैं तो अरबियों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, साजिशें रची कि ये तो इनका रियल मोटिव, तो ये तो दिखाना चाहेंगे ना कि नहीं भाई मेरा रियल मोटिव स्प्रेड करना नहीं है क्रिश्चियनिटी को, हम आपके धर्म पर कोई खतरा नहीं मंडराना चाहते हैं। हाँ, तो क्या है ये स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, किसके बिना पे, अगर एक धर्म वहां पे ऑलरेडी है और दूसरे धर्म को अपना प्रचार प्रसार करना है तो ऑलरेडी पहले वाले धर्म को दबाना पड़ेगा, तब अपना धर्म प्रचार का प्रसार कर। अब देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, जहां पे एक इकलौता कंट्री है इंडिया जहां पे माइनॉरिटी को सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोई सेकेंड क्लास सिटीजन नहीं माना जाता। जो राइट्स हिंदूज के पास है वही राइट्स मुस्लिम्स के पास है, बुद्धिस्ट के पास है, क्रिश्चियंस के पास है ना। इनफैक्ट कई मामलों में उनकी सुविधाएं मेजॉरिटी से ज्यादा है। नहीं तो भारत तो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम वाले पैटर्न पे चला है, क्या आकाश, सब लोग मेरे अपने हैं। वहां पे मुस्लिम्स क्रिश्चियंस के साथ क्रूसेड में लगे हुए थे, धर्म युद्ध में अपना, और भारत मुस्लिमों को गले लगा रहा था, आइए हमारे यहां बसिए, रुक बैठिए, ठीक है। सब धर्मों को, ये नहीं कि मुस्लिम, ईसाई आए तो ईसाइयों को भी अपनाया हमने। ईसाई हमारे यहाँ का पहली सदी में ही आ गए थे ना, हमारे यहाँ ईसाई पहली सदी में ही आ गए थे। जुडाइज्म, जो ये जो रेस्ट्रियंस जो होते हैं यहूदी, वो लोग भी इंडिया में काफी समय से, पारसी, हमारे रतन टाटा क्या है, पारसी ही है ना। जितना सुनते हो राकेश झुनझुनवाला, दारू वाला, बोटली वाला, ये सब पारसी हैं, और आज के वक्त में सबसे तो पैसा वाले वही हैं। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले इनिशियली परसिक्यूशन ऑफ, इनिशियली परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को परसिक्यूशन कैसे कर रहे हैं, अटैक ऑन विलेज, अटैक ऑन विलेज, ठीक है, इम्प्रिजन्ड, विलेजर्स, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ओल्ड एज हो, हाँ, चाहे चाइल्ड हो। अब इनको ऑप्शन दे रहे हैं, गिव ऑप्शन टू कन्वर्ट इन क्रिश्चियंस, कन्वर्ट इन क्रिश्चियन, ऑप्शन टू कन्वर्ट इन क्रिश्चियन। अगर इफ यस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट हो जाओ, देन ओके। इफ नो, देन दे ऑल वर सोल्ड
इन स्लेव मार्केट। गुलामों का व्यापार भी शुरू कर दिया। यहां पे इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? गुलामों का व्यापार, स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दिया इन्होंने। कोई दिक्कत? लेटर हिंदूज वर ऑल्सो परसिक्यूटेड। शुरुआत में हिंदुओं के साथ टॉलरेंस की नीति थी इनकी कि चलो, क्योंकि जहां पे ये व्यापार कर रहे हैं, कालीकट, कोचीन, कन्नूर, वहां पे कौन रूल कर रहा है? हिंदू रूलर है। तो उन्होंने हिंदू रूलरों को खुश करने की कोशिश करी। हिंदूज वर ऑल्सो लेकिन बाद में परसिक्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये पोर्चुगीज का रियल इंटेंशन ये रहा। ठीक है, अपने आधिपत्य, अपने कंट्रोल स्टैब्लिश होने के बाद उन्होंने कन्वर्जन को बहुत बढ़ावा दिया क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू। ठीक है ना? तो 1540 में 15 अब परसिक्यूशन कैसे किया गया? 1540 तक ऑल टेम्पल्स इन गोवा वर डिस्ट्रॉयड। ऑल टेम्पल्स इन गोवा वर डिस्ट्रॉयड। सारे मंदिर, गर्मी लग रही है ना? आगे राहुल, नहीं होता था पहले भी, लेकिन अब ज्यादा मात्रा में हो रहा है गुलामों का व्यापार। यहां तक कि अरस्तु ने गुलामों के व्यापार को मान्यता दिया है कि गुलाम होने चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। अब 1560 में गोवा में धर्म न्यायालय, देखो पाकिस्तान में अल्लाह के खिलाफ कुछ बोलते हो तो ईश निंदा कानून है। वहां पे क्या है? ईश निंदा कानून, जिसको कहा जाता है, अगर इसको कहा था ब्लास्फेमी, क्या कहा जाता है? तो वहां पे अल्लाह के खिलाफ अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोले, हम लोग कितने टॉलरेंट हैं कि हम अपने भगवान को भी क्रिटिसाइज कर लेते हैं। नहीं क्रिटिसाइज कर लेते हैं। मेरे पिताजी हालांकि पूजा पाठ करने वाले लोगों में से थे, बाद में उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण कर लिया, वैष्णव हो गए। तो एक बार ठेकेदार रहे, कॉन्ट्रैक्टर थे अपने समय में और बिजनेसमैन थे। तो एक बार उनके गाड़ी की चाबी खो गई। अब चाबी खोज रहे, मिले ही ना। तो मेरे अकबर में बनसप्ती स्थान है, तो उनको मन्नत मांगे कि हे बनसप्ती माँ, चाबी मिल जाएगा तो हम फलाना चीज चढ़ाएंगे। उसके 1 मिनट के अंदर चाबी मिल गया। तो पिताजी कह रहे हैं कि आजकल देवता सब भी घूसखोर हो गया, आओ चढ़ाते हम तुमको। है ना? जब तक मन्नत नहीं मांगे तब तक नहीं मिल रहा था, है ना? तो हम कितने टॉलरेंट है ना कि हम अपने गॉड्स को भी क्रिटिसाइज कर लेते हैं, और हमारा लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है। लेकिन हमें जाके पाकिस्तान में जरा अल्लाह के खिलाफ कुछ बोल के दिखाओ, सूली पे चढ़ा दिए जाओगे, पत्थर मार मार के मार देगा सब। कई सारी घटनाएं। यूनिवर्सिटी का एक लड़का इंटेलेक्चुअल था, पढ़ा लिखा, और फ्यूचर में हो सकता है कि बड़ा आदमी बनता, पॉलिटिक्स में, छात्र पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान का कह रहे, लाहौर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और ईश निंदा के खिलाफ कुछ बोला होगा, नहीं भी बोला होगा। यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने उसको सरेआम यूनिवर्सिटीज कैंपस में मार डाला, पीट पीट के। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ भी गाय की रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग होना आम बात है। आजकल धर्म के ठेकेदार बहुत हो गए ना, धर्म के बहुत ठेकेदार हो गए। ठीक है, यहां भी 1560 में
धर्म न्यायालय खोले गए जहां पे ईसा मसीह या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलने वालों को सजा दी जाती थी। सेंट कैरेंस सबसे ज्यादा कन्वर्जन पोर्चुगीज के वक्त ही हुए हैं। तुम सेंट फ्रांसिस देख लो, ये, हाँ, सेंट जेवियर देख, ये सारे लोग उन्हीं के वक्त में आए हैं। ठीक है। जितने भी सेंट वाले देखते हो ना, सेंट या तो उनके इस वक्त में आए हैं, थोड़े बहुत जो है वो ब्रिटेन के समय में आए हैं, क्योंकि 1813 के बाद वो लोग आए हैं। ठीक है। तो क्या बनाया गया? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन। क्या स्टैब्लिश किया गया? धर्म न्यायालय। धर्म न्यायालय, इसको क्या कहा गया? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन। इंक्विजिशन कहां पे? इन गोवा। तो इसका काम क्या था? टू पनिश पीपल who were against Christianity। ठीक है। जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कुछ भी बोले तो धर्मद्रोह में, हर्षी में दंडित किया जा सके। ठीक है। हाँ, उसमें गया था। पहले तो हम इंटेंशन पढ़ रहे हैं ना कि पोर्चुगीज का रियल इंटेंशन क्या है, उसके बाद वापस से हम जाते हैं उसमें। हम पहले पोर्चुगीज के रियल इंटेंशन को समझ रहे हैं। ठीक है। उन्होंने किसको स्प्रेड किया? उन्होंने इनकरेज किया किसको? कन्वर्जन को इनकरेज्ड। आपका सेंट जेवियर आते हैं, इनकरेज्ड कन्वर्जन। सेंट जेवियर converted 10 lakh Indians into Christians। 10 लाख लोगों को इन्होंने क्रिश्चियन में बदला है। अब पहले तो इस बात का सवाल निकलना, जवाब निकलना जरूरी है कि कौन लोग हैं वो। वेरी गुड। कौन लोग हैं जिन्होंने कन्वर्ट किया है? कन्वर्जन में मैं ब्राह्मण हूं, मेरी स्थिति हिंदू धर्म में सबसे ऊपर की है, मुझे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वर्णा व्यवस्था में, और समाज में सारी इज्जत मिल रही है। ऑब्वियसली मैं तो अपना धर्म नहीं बदलूंगा। हाँ, तो कन्वर्ट कौन होंगे? लोअर कास्ट, ऑप्रेस्ड। हाँ, अब के दौर में मुस्लिम में कन्वर्जन कम होता है, बुद्धिज्म में कन्वर्जन ज्यादा होता है। देखो, SC ST वाले लोग अंबेडकरवादी हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वो संख्या कम हो गया। क्यों? हिंदूज जग गए हैं। अभी बीच में फिलहाल आया था कि गांव में क्रिश्चियन लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो मार मार के भगाया गया था। नॉर्थ वेस्ट तो पूरा क्रिश्चियन है। कुर्जी। हम्म। और उनके स्कूल्स में अभी भी उसको बढ़ाया जाता है, क्रिश्चियनिटी को। मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रहा। अब आज के वक्त में जो SC ST हैं, शूद्र हैं, वो ज्यादा बुद्धिज्म अपनाते हैं।
अंबेडकरवादी, वो अपने आप को क्या कहते हैं? अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट। उन्होंने अपने अपने आप को कभी हिंदू नहीं माना, और उन्होंने पूरे SC ST पूरे शूद्राज को कभी हिंदू का अंग नहीं माना। शूद्राज, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन उनको हिंदू में मानता है, हाँ, कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में तो अलग बात है। दे आर द पार्ट ऑफ द वर्णा सिस्टम, दैट्स वाई हम 4 वर्णा सिस्टम में करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसी के अंतर्गत उनको पर रिजर्वेशन मिला है ना, रिजर्वेशन हमने उसी के अंदर दिया है। क्यों नहीं? लीगल है। आप कन्वर्ट होना चाहते हैं, कन्वर्ट हो जाइए, दिस इज नॉट इलीगल। कोई जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकता आपको, आपका यदि मन है तो आप कन्वर्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रचार करना लीगल है, अपने राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक यही है ना, प्रियम्बल में भी है ना। तो यहां पे सेंट जेवियर, तो ये कौन लोग हैं? लोअर कास्ट ऑप्रेस्ड पीपल है, जिनको अपने ही समाज में नीचे का दर्जा प्राप्त है। तो भाई अगर दूसरे धर्म में हमको अच्छा इज्जत प्राप्त हो जाएगा तो क्यों रहेंगे इस धर्म में? कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो रियल इंटेंशन हमें पता चल गया। अब आते हैं वापस से कि अब इसी को कैसे आगे बढ़ाया, किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। तो चलिए पॉलिसीज में हम आते हैं, पॉलिसीज देख रहे थे हम, पॉलिसीज ऑफ अल्बुकर्क। पहली पॉलिसी इन्होंने शुरू किया, परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम, मुस्लिमों का प्रताड़ना। इन्होंने शुरू किया, स्टार्टेड स्लेव ट्रेड बाय पोर्चुगीज। इन्होंने स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया। इट मीन्स क्या है? ये रिलीजियसली इनटॉलरेंट, रिलीजियसली क्या है? इनटॉलरेंट है। इनटॉलरेंट, और यही इनके बर्बादी का कारण भी बनेगा, मुगल से ज्यादा है। मुगल्स अगर बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट होते तो इंडिया में हिंदू धर्म बचता? कभी नहीं बचता। और अभी तो मुगल्स आए भी नहीं है, अभी तो मुगल्स तो आना बाकी है, अभी तो दौर चल रहा है इन्हीं का। 1526 में मुगल आएंगे ना जी, अभी तो इनका चल रहा है 1509 से 1515 तक। दूसरा, बैंड सती सिस्टम। नहीं भाई साहब, देखो ना, लिखते हैं अंडर हिज कैप्चर्ड टेरिटरी, जितना उन्होंने टेरिटरी कैप्चर्ड किया था उसके अंदर उन्होंने सती सिस्टम बैन कर दिया। आपको पता है, इसको बताने की आवश्यकता है सती सिस्टम क्या थी? खास तौर पे जो, हालांकि जिस एरिया में एरिया है उधर बहुत ज्यादा प्रीवैलेंट नहीं है, फिर भी काफी मात्रा में लोग अभी भी सती सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्या तो हाँ, विधवा जो होती थी बच्चियां, इनफैक्ट ज्यादा तो बच्चियां ही होती थी, 13 साल 14 साल की लड़कियां होती थी, उनको जला दिया जाता था पति के साथ, है ना। तो समाज के कहते ना कि एक समाज का मतलब एक जनरेशन अगर उसको किसी कारणवश फॉलो कर लिया तो अगला जनरेशन उसको धर्म मान लेता है। नहीं, कई सारे चीजों का हमको औचित्य नहीं दिखता समाज में, फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं आंख मूंद के, कोई प्रश्न नहीं उठाता। कोई प्रश्न उठाता? हमारे समाज में कई ऐसी बातें हैं जिनको हम ये मानते हैं कि इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे लॉजिक जाओ, कोई लॉजिक नहीं मिलता हमें। नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए मंगलवार को? है लॉजिक इसके पीछे?
तो हनुमान जी क्या बोले, हनुमान जी मना कर देते हैं नाखून काटने से, कहीं लिखा हुआ है? बाकी दिन हनुमान जी सोए रहते हैं, मंगलवार को जगते हैं, बाकी दिन भी तो जगता है ना? देवता है तो हर वक्त वो नजर रख रहे हैं अपने लोगों पे, कि स्पेशली हनुमान जी उसी दिन मंगलवार को अवतरित होते हैं। गुरुवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, शाम में दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। क्या है भाई शाम में? तो कई सारे बातों का कोई औचित्य ही नहीं है। एग्जाम देने जाएंगे तो दही चीनी खाने जाएंगे, इसका कहीं औचित्य है? बाहर निकलेंगे तो पानी देख के निकलेंगे, यात्रा। लॉजिक बताए? नहीं। हाँ, एक लॉजिक ये हो सकता है कि आप अपना चेहरा उसमें देख के जाइए। हाँ, तो कई मामले हैं जिनको हम मानते हैं, लेकिन तो सती सिस्टम को इन्होंने बैन कर दिया। ठीक है। तीसरा, इन्होंने इनकरेज किया his own people to marry local Hindu girl, लोकल हिंदू। गोवा में चले जाओ, लोकल मतलब जो उस टेरिटरी में लोकल लड़कियां हैं उनसे शादी करने के लिए चले जाओ गोवा में। वहां पे पोर्चुगीज कल्चर है, पूरा का पूरा गोवा पोर्चुगीज कल्चर पे आधारित है। 1961 में जाते ना वापस, वो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 5 करोड़ का सवाल बता रहे हैं तुमको, कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ का सवाल पूछे हुए था सुशील कुमार मोतिहारी का, जो जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन कंपनी सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया? और यही आंसर देकर के 5 करोड़ जीता था। बता तो सोचो, 5 करोड़ का सवाल सीधे तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो इस दौर में कितने जनरेशन बदल गए। पूरा गोवा पोर्चुगीज ब्लड है ना? गोवा के खून में पोर्चुगीज ब्लड है, हर परिवार जो है पोर्चुगीज लीनियज से बिलोंग करता है। ठीक है, तो पूरा पॉपुलेशन मिक्स हो गया, है ना? तो इनकरेज हिज ओन पीपल टू मैरी लोकल हिंदू गर्ल। क्यों? ही वॉन्टेड his population, his people to settle in India। अब इसका एक प्रभाव क्या हुआ? अब इसका प्रभाव हुआ, इंपैक्ट ये हुआ, इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट ये हुआ कि अब गोवा, क्योंकि देखो जी, ये जो टेरिटरी है ये पूरा जो है एक वक्त में क्या आएगा, ये पूरा टेरिटरी पे किसका कंट्रोल होगा? देखिए ध्यान से, ये पूरा टेरिटरी पे एक वक्त में कौन कंट्रोल रखेगा? पोर्चुगीज कंट्रोल रखेंगे। 100 साल काफी लंबा होता है ना। सूरत से लेके और नीचे मालाबार कोस्ट तक कंट्रोल है, कालीकट तक, कोचीन तक किसका कंट्रोल है? ठीक है, तो अब इसका इंपैक्ट ये होगा, इसके पॉपुलेशन के बसने से क्या होगा? पोर्चुगीज बिकेम लैंडलॉर्ड्स इन इंडिया। जमींदार बन गए ये, है ना? और जमींदार बनने का फायदा ये हुआ कि इन्होंने अपने रहते दौरान इंट्रोड्यूस्ड मेनी न्यू क्रॉप्स, आ रहा है सिस्टमैटिकली समझ में, है ना? अब न्यू क्रॉप्स में जैसे इन्होंने टोबैको, अब टोबैको उगाने, भारत के लोगों को तंबाकू खाने का आदत नहीं है, पान मसाला खाने का आदत यही सब लगाया। बीमल पान मसाला जो अजय देवगन आज प्रचार कर रहा है, किसका देन? नहीं लोगों का। तो तंबाकू की खेती, और इतना ही नहीं,
इन्होंने तंबाकू की खेती भी की और तंबाकू के व्यापार पर मोनोपोली बनाया। कोई दूसरा तंबाकू का व्यापार नहीं कर सकता है, मोनोपोली। क्यों नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो, मोनोपोली ओवर टोबैको ट्रेड। तंबाकू के व्यापार पर अगर किसी दूसरे को करना है तंबाकू का व्यापार तो आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा इन्होंने और क्या इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्वीट पोटैटो, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। उस पे भी आते हैं। कैश्यू नट, पपाया, नहीं, पोटैटो, ठीक है, बहुत सारा, किसी काफी। मेनली टोबैको वाला याद रखना है, टोबैको से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है, तो टोबैको के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के वक्त एक आया है वेब सीरीज हॉट स्टार पे, शोगुन, शोगुन हॉट स्टार पे। शोगुन में पोर्चुगीज का रिलेशन दिखाया जाता है जापान के साथ, पोर्चुगीज रिलेशन दिखाया जाता है जापान के साथ, ठीक है। वहां पे पोर्चुगीज पहुंच पहले से है और वहां से ट्रेड कर रहे हैं, और कैसे जो है उनका रिलेशन जो है उतार चढ़ाव वाला वहां पे होता है। तो जापान के साथ जो आज इंडिया ट्रेड कर रहा है वो इन्हीं का देना। खैर उस पर हम बाद में जाएंगे। तो ये चीजों को हमने देख लिया कि उसके अपने लोग हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, वहां पे बसते हैं, बसने के कारण वहां पे लैंडलॉर्ड्स बनते हैं, और लैंडलॉर्ड्स बनने के कारण उन्होंने कई सारे नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए, तो भारत में धीरे धीरे वो फैलता चला गया, ठीक है। नहीं, खाली तंबाकू के लिए लिख तो दिए नीचे, मोनोपोली ओवर टोबैको ट्रेड, टोबैको में ज्यादा फायदा था इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम कहते कई बार कहते हैं सती सिस्टम बंद किया, तो सती सिस्टम बंद करने वाले तो करवाने वाले तो ओरिजिनली राजा राम मोहन राय थे, तो कई बार कहा जाता है कि उसके पूर्वगामी रहे, पूर्वगामी मतलब प्रिकर्सर रहे हैं, है ना, कि उसके पहले सती सिस्टम को बंद करने वाले में पहले व्यक्ति रहे। तो कई बार यहां पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रिकर्सर ऑफ राजा राम मोहन राय। यहां पे कर सकते हो प्रिकर्सर ऑफ राजा राम मोहन राय। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो 1515 में इनकी डेथ हो जाती है गोवा में, और इनको गोवा में ही दफनाया जाता है। उनका वहां पे जो कैथेड्रल चर्च है उसी इनके सिमेट्री में, उसी के कब्रगाह में इनको दफनाया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1515 में, बड़ी कष्ट है भाई, नहीं है मूव जब भी यूज हो रहा है तब इसके साथ दिक्कत हो रहा है। 1515 में डायड इन, हो सकता है जिंदा रहता तो आज कहानी कुछ और होती। डायड इन गोवा, ठीक। आज भी इसका कब्रगाह कहां पे है? गोवा में, ठीक है। बीच में कई ऐसे और भी शासक आए और गए, गवर्नर, जिनके बारे में हम एक शॉर्ट नोट्स बना के दे देंगे। उनके बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है,
इन बीच में आने वाले कुछ गवर्नर जनरल थे जिन्होंने छोटा मोटा काम किया है। ठीक है, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट किया और इन्हीं के पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। इसके बाद जो सबसे प्रोमिनेंट गवर्नर बन के आते हैं वो बन के आते हैं नीनो दा कुन्हा, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसी रही जिससे आने वाले इतिहास में काफी कुछ देखने को मिलता है। तो नीनो दा कुन्हा जो है वो अगले प्रोमिनेंट गवर्नर बन के आते हैं। नीनो दा कुन्हा कब से कब तक? 1529 से 38 तक। 1529 से 38 तक। ओ मेरे दिल के उससे प्रश्न उसको एग्जामिनेशन वाला जो है वो इग्नोर कर देता है कि इससे क्वेश्चन ना पूछा जाएगा। जैसे आ जाइए जैसे इनके डेथ को लेकर के, रानी लक्ष्मीबाई के डेथ को लेकर बड़ी विवाद है। ठीक है, तो उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता ज्यादा। पढ़ाओ, बताओ। ओके। नहीं नहीं नहीं, कछवाहा राजकुमारी थी। हाँ, जोधाबाई नहीं नाम थी, जोधाबाई नहीं नाम था। जोधाबाई तो हम लीजेंड्स में ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन वो कछवाहा राजकुमारी रही हैं, राजपूत घराने की राजकुमारी रही हैं। और फॉर द सेटलमेंट, फॉर द पीस, फॉर द कॉम्प्रोमाइज, हम्म हम्म। उस समय विवाह संबंध एक बहुत बड़ा जरिया था पीस को कंटिन्यू रखने का। बड़े शक्तिशाली राजा वो कमजोर शासकों की बेटियों से शादी करते थे, और कमजोर शासक भी अपनी बेटियों की शादी इसलिए करते थे ताकि जो है उसके राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। कछवाहा राजपूत तो है ना, कछवाहा राजपूत तो है ही ना। अच्छा, मिडिवल हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें अलग अलग हिस्टोरियंस के मत हम बता देंगे तुमको कि कौन क्या कहता है। ठीक है ना। तो अलग अलग हिस्टोरियन सतीश चंद्रा क्या कहते हैं, या जैन दत्त, बिहार के हिस्टोरियंस का बुक कोई भी ऑथेंटिक अभी तक मिला ही नहीं है हमको। इतना फैक्चुअल एरर है। दो तीन हिस्टोरियंस की बुक पढ़ चुके हैं, है ना। बताएंगे तुमको हम उसको लेकर। 1530 में आकर के ये क्या करते हैं? तुम आ गए अमित? कब आए हो? कल रात में आए। 1530 में इन्होंने क्या किया? जो हेडक्वार्टर है इनका, पोर्चुगीज हेडक्वार्टर कहां था? हेडक्वार्टर था कोचीन में, क्योंकि सबसे पहले फैक्ट्री वहीं पे खुला था ना, कोचीन इनका हेडक्वार्टर था। तो हेडक्वार्टर जो है ट्रांसफर्ड टू गोवा। देखते देखते गोवा एक सिटी, गोवा बहुत बड़ा कोई शहर नहीं हुआ करता था किसी वक्त में, है ना। बस एक पोर्ट टाउन था,
लेकिन पोर्चुगीज के दौरान ये एक शहर का रूप धारण करता हुआ चला गया। ठीक है, 1538 में। 1534, अच्छा ये वही साल है जिस साल बाबर मरेगा। सुनो भाई अभिषेक, पता है कि मैंने तुमको उस वाले बैच में पढ़ाया है, लेकिन प्लीज मुझे बोलने दो, डिस्टर्ब होता हूं मैं उससे। ठीक है, बाबर मरा और बाबर का बेटा हुमायूं क्या हुआ, गद्दी पर बैठता है। हुमायूं बिकेम रूलर। ठीक है, अब मुगल शासकों का खौफ इतना ज्यादा है, ऑलरेडी बाबर जो है इब्राहिम लोदी को निपट चुका है। बाबर जो है राणा सांगा के नेतृत्व में पूरे राजपुताना को तबाह कर चुका है। राणा सांगा के नेतृत्व में, राणा सांगा एक कहा जाता है इनके बारे में कि पूरे शरीर में घाव ही घाव हो गया था, उनके शरीर में बाण लगे हुए थे, उसके बावजूद भी लड़ रहे थे, है ना। तो राणा सांगा को ये निपट चुके हैं, तो पूरे राजपुताना और मालवा वाले क्षेत्र में इनका खौफ है। हुमायूं जहां भी अपनी सेना लेकर निकलता है वो एरियाज अपने आप सरेंडर हो जाता है। अब हुमायूं दो पर्टिकुलर टेरिटरी पे कंट्रोल करना चाहता था। एक चाहता था गुजरात पे कंट्रोल करना और एक चाहता था बंगाल पे कंट्रोल करना। बंगाल पे अभी भी लोदियों का एक तरह से कंट्रोल है, अफगानियों का कंट्रोल है। जिसे हुमायूं रूलर बना, अभी भी बंगाल पे किसका इन्फ्लुएंस है, अफगान का इन्फ्लुएंस है। शेरशाह सूरी खुद ही अफगानी है। ठीक है, और गुजरात में रूल कर रहा है बघेड़ा शासक, बघेड़ा रूलर बहादुर शाह। कौन रूल कर रहा है, बहादुर शाह। यहां पे रूल कर रहा है बहादुर शाह। बहादुर शाह। ठीक है, गुजरात कैसा शहर है, गुजरात कैसा राज्य है, पोर्ट सिटी, पोर्ट सिटी है, पोर्ट स्टेट है। बहुत सारे यहां पे पोर्ट है ना, बंदरगाह है। बोलो, यही तो खास बात है कि ये वो दौर है जिस समय पूरा नॉर्दर्न इंडिया छिन्न भिन्न स्थिति की अवस्था में था और मुगल्स के, अब जाके मुगल्स के अंडर कंसोलिडेट हो रहा था और डेक्कन में छोटे छोटे राज्य बन के उभर रहे थे। आफ्टर डिक्लाइनेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर एक तरह से यहां पे स्थिति थी कि भाई बहुत छोटे छोटे किंगडम्स निकल के उभर रहे थे। नहीं, विजयनगर एम्पायर ऑलरेडी कमजोर, 1534 1565 में जाके तालीकोटा का वॉर होगा, लेकिन कमजोर होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। विजयनगर एम्पायर के चारों तरफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब चारों तरफ से घिरा हुआ है मुस्लिम स्टेट से, है ना। तो कोई एक मजबूत शासक नहीं है जो इन सबको सेंट्रलाइज कर पाए, केंद्रीकृत कर पाए, अपने हाथ में ले पाए। ठीक है, तो बहादुर शाह पोर्ट सिटी। तो हुमायूं पोर्ट स्टेट पे कंट्रोल क्यों करना चाहता था, क्यों, क्योंकि इससे एक रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू निकल के आता, ट्रेड से रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता। ठीक है, तो 1534 में वो अपनी आर्मी लेकर के चला कहां, एन आर्मी अंडर हुमायूं मार्च टुवर्ड्स गुजरात। अब जब मुगल शासक चलते हैं, खौफ पैदा हो गया बहादुर शाह के अंदर में। बहादुर शाह को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने हेल्प के लिए किसको याद किया, पुर्तगालियों को। भागा गया नीनो दा कुन्हा के पास मदद मांगने। अब भाई पोर्चुगीज हैं, ट्रेडर, व्यापारी हैं, इनको तो मुनाफा चाहिए, हर काम में मुनाफा खोज रहे हैं।
तो नियो द कुन्ना ने बोला कि हम आपका मदद करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, क्या चाहिए आपको? बोला कि हमें बेसिन आइलैंड दे दो हमें, तो आज के वक्त में मुंबई का पार्ट, ठीक है। बहुत सारे आइलैंड का नाम बदल गया और सब मिलके क्या हो गया अब मुंबई, क्या सालसेट हो, बेसिन हो, ये सब मुंबई के पार्ट है। तो बेसिन आइलैंड हमें दे दो। तो अब मरता क्या नहीं करता, बेसिन पे ऑलरेडी उनकी जनता निवास कर रही थी। बेसिन का कंट्रोल किसको दिया गया? पुर्तगालियों को दिया गया। पुर्तगालियों के पास क्यों दौड़ के गया? क्या पुर्तगाली बहुत ताकतवर थे मुगल के सामने? नहीं, मुगलों के किस चीज से खौफ था? तोप से, कैनन से, और पुर्तगालियों के पास कैनन सिस्टम था, तो मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता था, है ना। तो बहादुर शाह नहीं, सबसे पहले लैंड पे इंट्रोड्यूस करने वाले मुगल्स हैं, और इन द सी, ओशन में इंट्रोड्यूस करने वाले पोर्चुगीज हैं, और लेके गोला बारूद यूज करने वाले यहीं पहले हैं। तो बहादुर शाह सीक्ड हेल्प, इन दोनों में पोर्चुगीज पहले, सीक्ड हेल्प फ्रॉम पोर्चुगीज, है ना, मदद मांगा। इन ल्यू ऑफ, किसके बदले में? बेसिन। ठीक है, तो बेसिन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया किसका? 1534 में। इन्हीं के रहते वक्त, ड्यूरिंग हिज रूल, सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश हुआ। कहां कहां? सेटलमेंट्स इन, सेटलमेंट्स मतलब फैक्ट्री। कहां कहां खोला गया? फैक्ट्री खोला गया सैंथोम में। सैंथोम कहां है? नियर मद्रास। और कहां? हुगली में। हुगली कहां? बंगाल में। चलिए, अब आपको करना क्या है, इसकी लगेगी धीरे 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 टेस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे। तो अब ये टॉपिक जैसे ही मैं खत्म करूंगा, अभी अभी तुरंत एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, और वो आपको 10 मिनट में लिख के दिखाना है, बट मुझे देखना है कि आप उस पर सोच कैसे रहे। हाँ, अभी अभी जस्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तो ये 1537 में, ये कब एस्टैब्लिश होता है? 1537 में, हुगली में। सैंथोम में वही 1535 के आसपास ये एस्टैब्लिश करते हैं। हाँ, बंगाल में उस समय अभी अफगानी है, महमूद शाह जो है वो रूल कर रहा है। उस समय छोटे छोटे किंगडम, बंगाल भी कोई एक के कंट्रोल में नहीं है, बंगाल अलग है, बिहार अलग है, जौनपुर अलग है, ये सब एक ही टेरिटरी के अंदर आते थे। ठीक है, इन्हीं के दौरान 1535 में कंट्रोल ऑन क्या हुआ? कंट्रोल ऑन दीव, दमन दीव है ना, तो दीव पे कंट्रोल हुआ। दमन पे बहुत बाद में कंट्रोल होगा, दमन पे 1559 में जाके कंट्रोल होगा। तो अभी खाली हम नीनो द कुन्हा के अंदर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बेसिन पर कब्जा हो गया, लेकिन इसी दौर में हुमायूं का ध्यान, जिस समय ये मार्च कर रहा था गुजरात की तरफ, उसी दौरान बंगाल में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। शेर शाह सूरी ने इसे धोखा दे दिया था, तो अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर दिया बंगाल की तरफ। जो आर्मी जा रही थी गुजरात लड़ने, वो मोबिलाइज हो गई किधर?
बंगाल की तरफ। तो गुजरात बहादुर शाह पर से खतरा टल गया। अब जब बहादुर शाह पे खतरा टल गया तो बहादुर शाह बोल रहा है कि अब बेसिन हम आपको नहीं देंगे। लेकिन जब कंट्रोल मिल गया था तो ऑलरेडी अपना सेटलमेंट्स, अपनी फैक्ट्री बनाना शुरू कर चुका था पोर्चुगीज। ठीक है। अब पुर्तगालियों की का लड़ाई वहां के लोकल लोगों से स्टार्ट हो गया। किस लिए? फोर्टिफिकेशन को लेके, किलेबंदी को लेकर लड़ाई स्टार्ट हो गई, है ना। वो चाहते थे कि शहर को दो हिस्से में बांट दिया जाए, एक हिस्से में पॉपुलेशन रहे, एक हिस्सा हमारे कंट्रोल में टोटल रहे। इस बात को लेके वहां पे लोकल लोगों को बहादुर साहब ने भी उकसाया, क्योंकि वो चाहता नहीं था आप बेसिन उनको देना। कि आप आपसे मैंने मदद लिया ही नहीं, मदद लेते तब तो आपको बेसिन देता ना मैं। और पुर्तगालियों का कहना है कि हम तो तैयार है मदद के लिए, लड़ाई होगी तो हम आपके लिए लड़ेंगे। अब वो मुड़ गए आप बंगाल की तरफ, तो हमारी गलती नहीं है ना। तो इस सारे मुद्दे को सुलझाने के लिए बहादुर शाह नीनो दा कुन्हा के जहाज पर जाता है अरब सागर में। और वहां पे बातचीत के दौरान, कॉम्प्रोमाइज के दौरान बहस होता है, थोड़ा बहुत झड़प होता है। और झड़प में बहादुर शाह को मारने के लिए एक छोटी सी लड़ाई होती है और बहादुर शाह भागने के क्रम में अरब सागर में कूदता है और अरब सागर में डूब के मर जाता है। तो यहां पे अरब सागर में कब की बात है? 1537 की बात है। बीत गया है, 3 साल बीत गया है। ठीक है। तो 1537 में द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह डाइड, किसमें? इन स्कर्मिश। स्कर्मिश मतलब छोटे से मुठभेड़ में, विद द हेल्प इन, किससे स्कर्मिश हो रहा है? ये छोटा सा मुठभेड़ किससे हो रहा है? नीनो दा कुन्हा से, है ना। तो 1537 में बहादुर शाह died during a skirmish with नीनो दा कुन्हा। छोटा सा मुठभेड़, लड़ाई, 1535 में। तो इस तरह से इनके शासन के दौरान ये जो है बनता है। 1538 में बनता है गार्सियो द नारोना। 1538 में एक नया गवर्नर बन के आएगा, नाम लिख लो, गार्सियो द नारोना। नारोन, हाँ, नारोन, हाँ। 1538 में बनता है। और इसके शासन के दौरान, इसके शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण सेटलमेंट्स बनते हैं। लिख लो, दमन सेटलमेंट्स। इसके समय में कहां कहां बना? दमन, 5059। दमन पे कंट्रोल किया इन्होंने, 1559। इसके अलावा इन्होंने सालसेट पे कैप्चर किया। चौल, इसका एग्जैक्ट डेट कहीं नहीं आपको मेंशन मिलेगा। चौल, बंबई, मद्रास, ठीक है। चौल, अभी हाँ, CHAUL, चौल।
हम्म। हाँ, तो 1538 से लेकर के ये रहते हैं इंडिया में 15, देखो तो 15, मुझे मुझे ये साल दिमाग से निकल रहा है, मैं नोट डाउन करवाया था, 1540 तक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक तरह से कैप्चर किया, दमन पे 1559 में कैप्चर हो रहा है, लेकिन इन्होंने वहां पे सेटलमेंट्स बनाने की शुरुआत इनके शासनकाल में स्टार्ट हो गया था। याद रखिएगा, टोटल कंट्रोल कब स्टैब्लिश हुआ? 1559 में, लेकिन शुरुआत एक बार में टोटल कैप्चर नहीं कर रहे हैं, इनकी शुरुआत कब हो गई? इसके शासनकाल के दौरान में। इसके अलावा अदर सेटलमेंट्स, चलो अब सारे सारे 114 टोटल गवर्नर हुए। अब 114 गवर्नर के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं हम, है ना? तो अदर सेटलमेंट्स कौन कौन है जिसपे इन्होंने अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया है? अदर सेटलमेंट्स में आइए, चलिए, पहला है सिलोन, सिलोन है। दूसरा है, बाद में इन्होंने कालीकट पे भी कंट्रोल किया, चेल्लम, चेल्लम में इन्होंने बनाया, चेल्लम में। ठीक, उसके बाद आउट ऑफ द इंडिया चले जाओ, चेलम, चेलम मालाबार कोस्ट पे है। हाँ, बॉन्टम, बॉन्टम में इन्होंने बनाया, बॉन्टम आज के वक्त में इंडोनेशिया में। यहां पे भी उन्होंने अपना सेटलमेंट्स बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से कई ऐसे सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी पूछ दे कि विच, प्रश्न के क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द नॉट द पार्ट ऑफ पोर्चुगीज सेटलमेंट। अब आप क्या है, 3-4 जानते होंगे, हो सकता है कि उसमें दे दे ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी कोचीन, और ऑप्शन डी चौल। अब भाई साहब, आप ये तो कॉमन नेम हमारे कालीकट में आया था, कोचीन में आया था, गोवा पे कैप्चर किया, चौल वाला बहुत फेमस नहीं है, तो कह देंगे अच्छा चौल नहीं है, जबकि है चारों, तो क्या हो जाएगा? ये नन ऑफ द अबव। क्या? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्चुगीज फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं पुर्तगालियों के उन पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं जिनके कारण इनका पतन शुरुआत होता है, पतन का शुरुआत। मैं बता दूं कि 1580s का समय है, 1580 आते आते पुर्तगाल पर स्पेन का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो चुका है, स्पेनिश कंट्रोल ऑन पुर्तगाल, पोर्चुगल। और स्पेन जो है वो एक अभियान में निकला हुआ है पूरे यूरोप को जीतने के लिए, एक मिलिट्री कैंपेन कर रहा है। स्पेनिश आर्मदा क्या बनाया? ये स्पेनिश आर्मदा बनाता है। स्पेनिश आर्मदा किसको कहते हैं? आर्मदा, जो बेड़े, जहाजी बेड़े जो होते हैं ना, जहाजी बेड़े, फ्लीट, है ना, तो उसको हम कहते हैं आर्मदा। ये स्पेनिश आर्मदा का खौफ इतना ज्यादा है पूरे यूरोप में, उस समय एक बड़े फिलोसफर का जन्म हुआ, नाम है उनका थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स लिखते हैं कि मेरी मां ने डर के मारे मेरा जन्म दे दिया। किसके डर के? उनकी मां प्रेग्नेंट थी, और जब इस
वो सुने कि स्पेनिश आर्मदा इंग्लैंड पे हमला करने जा रहा है, तो इतना खौफ था कि वो डर जो है उनको जन्म दिला दिया। तो उनका जन्म डर के माहौल में हुआ। ठीक है, बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स भी बने हैं और बहुत अच्छे लिटरेचर लिखने वाले, मतलब साहित्यकार बहुत अच्छे थे वो, है ना। तो स्पेनिश आर्मदा, अब आपको पहले से पता है कि जब स्पेन का कंट्रोल पोर्चुगल पे हुआ तो एक तरह से इंडियन ट्रेड पर किसका कंट्रोल हो जाएगा? स्पेन का। इंडियन ट्रेड पर भी किसका कंट्रोल है? स्पेन का। क्लियर है? इसी दौरान 1588 में एक लड़ाई लड़ी जाएगी। 1588 में एक वॉर होगा। इस वॉर में बुरी तरह से पराजित होगी स्पेनिश आर्मदा। अ वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन। ठीक है, इस वॉर में किसकी हार होगी? स्पेन की हार होगी, वॉज डिफीटेड। और इस हार ने यूरोप के दूसरे राष्ट्रों के लिए, दूसरे देशों के लिए भारत के व्यापारिक मार्ग, ट्रेड रूट खोल दिए। ठीक है, तो जिस ट्रेड रूट के ऊपर अभी तक मोनोपोली किसने बना के रखा था? मेरा मैपिंग बहुत अच्छा नहीं है, तो यहां पे पोर्चुगीज है, तो यहां से ये आते थे ना, तो ये ट्रेड रूट पुर्तगाल से जो ये आ रहे हैं, इस ट्रेड रूट को खोल दिया किसने? इंग्लैंड ने। अब इंग्लैंड भी आराम से आ सकता है। नहीं, ये ट्रेड की वजह से लड़ाई नहीं लड़ा जा रहा है, यूरोप के अपने मैटर्स हैं, वहां के लोकल मैटर्स हैं। स्पेन पूरे यूरोप पे कंट्रोल करना चाहता था। हर वक्त में एक ऐसा राजा, रूलर या डिक्टेटर हुआ है जो सपना देखता है विश्व विजय का, है ना। जैसे बाद में चल के कौन सपना देखता है? हिटलर। एक समय में अलेक्जेंडर देखा था सपना। तो स्पेन का भी रूलर ही चाहता है कि यूरोप पे कंट्रोल कर ले हम, तो ऐसा फ्लीट तैयार करता है जिसके बल पे वो पूरे यूरोप को नाच नचा के रखे हुए है। ठीक है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट हार रही। और हार के बाद जब पोर्चुगल, क्योंकि स्पेन हारा तो पोर्चुगल हारा, तो पोर्चुगल हारा तो ट्रेड रूट क्या है? टू ईस्टर्न नेशन वॉज ओपेंड, ट्रेड रूट। और यहीं से इनकी हार की गाथा लिखी जाने लगी। ट्रेड रूट फॉर ईस्टर्न कंट्रीज वॉज ओपेंड। वॉज ओपन, सबके लिए ओपन हो गया, सबके लिए ओपन हो गया, किसी एक के लिए नहीं। कोई भी जा सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। क्या बात? हिंदी लिखूं मैं? लिख दूं हिंदी? मैंने बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला यहां पे रास्ता खुल जाता है, तो मोनोपोली खत्म हो गया, मोनोपोली जो थी खत्म हो गई। तो यहां से नए न्यू पावर जो है वो राइज होते हैं। राइज ऑफ न्यू पावर सच एज इंग्लैंड एंड डच। कहते हैं ना, जब तक शेर शेर है तब तक, जब तक उसको सवा शेर ना मिल जाए। तो अभी तक तो पुर्तगाली शेर थे,
अभी इनको सवा शेर मिलेगा, तो भाई रास्ता दो सवा शेर को, है कि नहीं? रास्ता छोड़ो। तो इंग्लैंड एंड डच। डच कौन है? नीदरलैंड, नीदरलैंड वाले। ठीक है, चलो। तो पहला यहां पे कॉज में, अगर कॉज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ, अगर पोर्चुगीज लिखोगे तो पहला कॉज हो जाएगा कि वॉर बिटवीन ये इंग्लैंड एंड स्पेन, तो ट्रेड रूट खुल गया, और ट्रेड रूट खुलने के बाद दूसरा हो जाएगा राइज ऑफ न्यू पावर सच एज इंग्लैंड एंड डच। तो दो कॉज आपको समझ में आ गए। तीसरे कॉज पे आते हैं। तीसरा कॉज क्या रहा इनके हार का? तो देखते हैं हम लोग तीसरा कॉज क्या रहा। तीसरा कॉज कुछ यूं था कि जो इनकी ट्रेड पॉलिसी है, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वो करप्ट, भ्रष्ट से युक्त। ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे करप्ट है? ये डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस करने का मतलब है कि ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन्होंने एक नियम लगा रखा था कि ब्लैक पेपर के ट्रेड पर हमारा मोनोपोली रहेगा, काली मिर्च का व्यापार हम सिर्फ कर सकते हैं, और बारूद अपने शिप्स पे, अपने जहाजों पर आप बारूद नहीं रख सकते हो। तब अगर पाया गया ये दोनों में से कोई एक चीज, आपकी जहाज क्या कर ली जाएगी? सीज कर ली जाएगी। अब भाई साहब, ये तो वही वाली बात हो गई। ये क्या करे? घर पे छापा मारा पुलिस ने और चुपके से 100 ग्राम हेरोइन रख दिया और बोला कि इनके घर में हेरोइन पकड़ा गया। कई बार पुलिस यही फंसाने के लिए करती है ना, कि सर्च वारंट जारी करवाती है, घर के सर्च करने के दौरान कहीं चुपके से खिसका देगी, चलो साहब मिल गया, चलो जेल चलो, मतलब किस तरह फंसाना है। तो उसी तरह से अगर जहाज पर सर्च अभियान चल रहा है, उस दौरान पुर्तगालियों के लिए काली मिर्च या बारूद रखवा देना कौन सी बड़ी बात है? यदि उनका मन है, उनके मन में विचार आ गया कि इस जहाज को सीज कर लेना है, इस जहाज के सभी माल को छीन लेना है, क्या करेंगे? उस पर काली मिर्च या बारूद रखवा देंगे, और सर्च वारंट के नाम पर उस पर जब पकड़ा जाएगा तो पूरा जहाज सीज हो जाएगा। तो एक तरह से ये क्या करेंगे? पायरेसी स्टार्ट कर देंगे। ये लूट ही है ना, क्या है? समुद्री लूट नहीं है ये। एक तरह से क्या स्टार्ट होगा? पायरेसी स्टार्ट हो जाएगा। पायरेसी इन सी। इंग्लैंड से नहीं करना ना, इंग्लैंड तो बाद में आएंगे ना। इंग्लैंड वाले तो आ गए तो इनका सब कुछ कोई चाल ही नहीं चलेगा। ये चल रहा है इंडियन ट्रेडर्स के साथ, पोर्चुगल का। ये मोनोपोली क्रिएट करने को लेकर के इंडियन ट्रेडर्स को परेशान कर रहे हैं। जो व्यापार चलता था पहले इंडिया से, जो व्यापार चल रहा है इंडिया से अफ्रीका का, पहले अफ्रीकन कोस्ट पे तो खूब सारा व्यापार हो रहा है। अफ्रीकन कोस्ट पे खूब सारा माल आता था। कौन लेके आता था? आपको याद है पहली बार अब्दुल माजिद से इनकी मुलाकात हुई। अब्दुल माजिद क्या कर रहा था उस कोस्ट पे? ऑब्वियसली ट्रेड करने आया था। तो इस इंडियन ट्रेडर्स, अब चूंकि मोनोपोली तो हम तब क्रिएट करेंगे जब हमारा कॉम्पिटिटर हमसे दब जाए, तो इंडियन ट्रेडर्स को ये परेशान कर रहे हैं। नहीं, अरब्स को तो ये मार्केट से आउट ही कर चुके हैं, अरब्स तो अब बचे ही नहीं। ठीक है, तो उनको ट्रेड के नाम पे परेशानी हो रही है, उनके साथ पायरेसी हो रहा है। ठीक है, हाँ, उस पे भी आते हैं बालक। ये पहले एक एक कॉज देख लिया जाए। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गए। अब पायरेसी लगातार जब हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? अगर लगातार आप पायरेट्स का काम कीजिएगा, इसको सेंटर किसको बना रखा था? पायरेसी का सेंटर पॉइंट किसको बना रखा था? यह भी जान जाइए। सेंटर पॉइंट था हुगली। हुगली को अपने पायरेसी का
सेंटर पॉइंट बना रखा था इन्होंने। ठीक है, अब इससे क्या होगा, पायरेसी यदि आप लगातार करते चलिएगा, इससे क्या होगा, लोकल पॉपुलेशन जो है, जो इंडियंस है, लोकल पॉपुलेशन कह लो या कह लो इंडियंस, वर इन एंगर। तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब पानी में रह के मगर से बैर, जिस देश के साथ आपको व्यापार करना है उसी देश के लोगों को आप नाराज कर रहे हैं और उसी देश के रूलर्स को आप परेशान कर रहे हैं, ट्रेडर्स को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो लोकल पॉपुलेशन जो है, इंडियंस जो है वो क्या है, वो नाराज चल रहे हैं। एक तो तीसरा हो गया ये। चौथे कारण पे आते हैं, चौथा कारण देखते हैं क्या है। चौथा कारण है इंटॉलरेंट पॉलिसी, इंटॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड्स अदर रिलीजन, अदर रिलीजन के साथ, स्पेशली विथ, सबसे ज्यादा चिड़ किसके साथ है, स्पेशली विथ मुस्लिम्स। तो इसके अब रूल करने वाले भारत में कौन है, मुगल्स। मुगल्स क्या है, और मुस्लिमों को ही परेशान कर रहे हैं ये। तो मुगल्स जो है इससे क्रोधित होंगे, स्पेशली विथ मुस्लिम्स, इट मीन्स परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स। इसका कहानी आपको बताता चलूं कि इनकी स्टार्ट कहां से होती है, पतन, परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम। तो 1632 में, 1632 में शाहजहां की बीवी मुमताज महल की दो दासियों को पुर्तगालियों ने बंगाल में कैप्चर कर लिया, उनको कैद कर लिया और बेचने की तैयारी में थे, गुलाम बना के। शाहजहां है मुगल रूलर, उनकी वाइफ की दासियां थी, वो दासियां है ना, दासियां क्या क्या होती हैं, मेड है ना। उन्हें आज के वक्त का मेड नहीं, मेड, मेड का मतलब है सेवा करना, तो सेवा करने वाली थी। तो ये सेवा करने वाली जा रही थी मक्का, है ना, और इस दौरान इनका ये हुगली में पकड़ी गई, इनके जहाज पर, जबकि मुगल्स जब जाते हैं तो जहाज पर उनका झंडा लगा रहता है ना। उसके बावजूद भी ये जानते हुए कि ये मुगलों का जहाज है, इतनी हिमाकत, घमंड एटीट्यूड हो गया था ना, कि इन्होंने कैप्चर कर लिया पूरे शिप्स को और उनके दासियों को इन्होंने कैद कर लिया और गुदामों के बाजार में बेचने की तैयारी की गई। ये पता चल गया शाहजहां को। तो शाहजहां ने तुरंत ऑर्डर दिया बंगाल के सूबेदार को कि तुरंत इनको बंगाल से बाहर करो। और यही वो समय था जिस समय इनको बंगाल से बाहर कर दिया गया, ओनली ड्यू टू हिज देयर इंटॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड्स मुस्लिम्स। यदि मुस्लिम्स के लिए उनका पॉलिसी अच्छा होता तो ये कांड ना होता। तो क्या होता, अ शिप, अ मुगल शिप was seized by Portuguese, in which, हाँ पहले शिप को सीज करेंगे और इसमें दासियां हैं, इन विच मेड ऑफ मुमताज महल, मुमताज महल कौन है, वाइफ ऑफ शाहजहां, जिनके इन्हीं के नाम पे बना ना ताजमहल। ठीक है, वॉज imprisoned and prepared to sell and wanted to sell them
एज स्लेव। तो ताजमहल अपनी बीवी, बीवी के बाद पता चला, अब भाई इतनी प्रिय बीवी जिसके नाम पे उन्होंने ताजमहल बनवा दिया, उसको कैसे नाराज करेंगे शाहजहां भाई। तो उन्होंने तुरंत जो है खबर भिजवाया और क्या किया गया, मेन कॉज में से हो जाएगा। तो कासिम खां उस समय क्या था, शाहजहां ऑर्डर्ड, शाहजहां ऑर्डर्ड कासिम खां। कासिम खां कौन है, गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल टू एक्सपेल्ड, या इसको कहते हैं आउटस्टेड पोर्चुगीज फ्रॉम बंगाल। पोर्चुगीज को बंगाल से बाहर खदेड़ो। और तो 1632 में इनको बंगाल से बाहर खदेड़ दिया गया, बंगाल में इनकी एंट्री बंद हो गई। आई बात समझ में, किसको नहीं समझ में आया। चलिए एक एक करके कहानी हम धीरे धीरे भले आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चीजों समझते हुए बढ़ेंगे। तो इनकी रिलीजियस पॉलिसी खुल के सामने आ गई, पायरेसी खुल के सामने आ गया, इनकी हार खुल के सामने आ गई, जिसके बाद ट्रेड रूट खुल गया। अब आते हैं अगले कॉज पे, कॉज नंबर 5 लिख लिया। कॉज नंबर 5 क्या कहता है, कॉज नंबर 5 है इनकी, अब पुर्तगाल छोटा सा नेशन है ना, पॉपुलेशन आज के वक्त की तरह तो है नहीं। कोरोना हम लोग कितने तेज हैं भारत के लोग, कोरोना फेज में जितना पॉपुलेशन बढ़ा दिए देखना, इसीलिए मोदी जी नहीं ना ला रहे हैं अभी जनगणना। पता चला कि एक हम चाइना को क्रॉस कर गए ना, चाइना को क्रॉस कर गए, मैंने खाने के लाले पड़े हुए हैं। 80 करोड़ जनता को 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, फिर भी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, जनसंख्या कहां बढ़ रही है, अर्बन एरियाज के लोग तो नहीं बढ़ा रहे, अर्बन एरियाज के लोग समझदार हो गए हैं तो बहुत है। तो अर्बन एरियाज में लोगों को एक बच्चा मैक्सिमम हो रहा है, तो 2 बच्चा हो रहा है। अब तो लोग एक पे ही अब रोक देते हैं कि अब नहीं चाहिए, क्यों, यहां पे तो बीवी से परेशान है लोग, बच्चा को इतना कैसे पालेगा, और बीवी भी परेशान है क्या, तो उसको बच्चा पालने फिर में इंस्टाग्राम नहीं देख पा रही है। हाँ, ऐसे कई सारे माओ को देखे हैं कि बच्चा रोने लगता है और बेचारी मोबाइल चला रही है, उसको अब वो पाले कि इंस्टाग्राम देखे। अभिषेक क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम वाली बीवी से शादी मत करना तुम लोग। देखियो अभी बिहार में ही ना एक महिला अपने पति की हत्या करवा दी, क्यों, पति मना कर रहा था इंस्टाग्राम पे नाचो मत। भाई साहब, जितना वल्गरिटी गांव की महिलाएं आजकल फैलाने में लगी हुई हैं, हम ये नहीं करें गांव की महिला, लेकिन कुछ महिलाएं मतलब फेमस होने के चक्कर में वो क्या देखते हैं कि शहर की लड़कियां, शहर की औरतें कैसे जो है रील बना के फेमस हो जा रही हैं, तो अब वो भी लगी हुई हैं उसी में, है ना। हर गांव में 2-3 लोग मिल जाएंगे आपको जो इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, पैसा भी कमा रहे, लेकिन पैसा क्या, पैसा कमाने का जरिया एक यही है। ऐसे ही है, मतलब कुछ तो आपके अंदर टैलेंट है। बहुत लोग एक आर्टिस्ट का देखते हैं रील बनाता है, कभी किसी चीज से मूर्ति बनाता है, कभी किसी चीज से, कभी कार्डबोर्ड से शंकर जी का मूर्ति बना दिया, कभी चावल के दाने से मूर्ति फोटो तैयार कर दिया, तो वो आर्ट है ना। खास तौर पे बिहार में तो हम खास तौर पे देख रहे हैं भाई साहब, बिहार में जो वीडियोस बन रहे हैं ना रील्स, गांव देहातों के, बहुत गंदा वीडियोस बन रहा है। अर्बन एरियाज के लोग अंधाधुंध किसका नकल कर रहे हैं, वेस्टर्न नेशन का, है ना। और
गांव के लोग किसका नकल कर रहे हैं? यहां के शहरों का। अब गांव में भी पिज्जा पहुंच गया, बर्गर पहुंच गया, चाउमीन पहुंच गया, मोमोज पहुंच गया है, वहां भी लग रहा है। बंबई का प्रसिद्ध मोमोज, नेपाल का प्रसिद्ध मोमोज। ठीक है, तो पुर्तगाल का पॉपुलेशन क्या है? पुर्तगाली जनसंख्या बहुत कम है, और जनसंख्या, जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ना हो, हिंदी में ही लिख दिया मैंने, जब तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तब तक एक बड़ी टेरिटरी का कंट्रोल आप नहीं कर सकते। वो भी तब जब आप कई सारे टेरिटरी में फैले हुए हैं। आप इंडिया से भी ट्रेड कर रहे हो, आप सिलोन से भी ट्रेड कर रहे हो, आप बांटम मतलब इंडोनेशिया से भी ट्रेड कर रहे हो, आप मलक्का से भी ट्रेड कर रहे हो, और आपने ब्राजील पे भी कंट्रोल करना है। और पॉपुलेशन है कुछ लोगों का, है ना? तो आपके पास सफिशिएंट आर्मी नहीं होगी, आपके पास सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा बाकी काम करने के लिए, है ना? मैनेजमेंट साल चलाने के लिए, या बहुत सारे नीचे से लेके ऊपर तक का काम करने का अलग अलग लोगों के पास हायरार्की बना हुआ है ना। तो या तो आप ईस्टर्न कंट्रीज के ट्रेड पर ध्यान दे लो, या फिर आप ब्राजील के ट्रेड पे ध्यान दे लो। तो पुर्तगालियों ने डिसाइड किया कि हम ब्राजील के ट्रेड पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो उनका फोकस शिफ्ट हो गया, शिफ्ट ऑफ फोकस फॉर ट्रेड फ्रॉम ईस्टर्न कंट्रीज टू ब्राजील, ईस्टर्न कंट्रीज टू ब्राजील। मैं जानबूझ के धीमे धीमे गति से चल रहा हूं क्योंकि कुछ और बच्चे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा कुछ समय तक अभी धीमा रहूंगा, फिर अपना स्पीड पकड़ लूंगा। ठीक है, शिफ्ट ऑफ फोकस। हाँ बोलो आकाश। हाँ, इंग्लैंड आ चुका था, इंग्लैंड आ चुका था, डच आ चुका था। मैं सिर्फ इनके डिक्लाइनेशन का प्रोसेस बता रहा हूं। तो डिक्लाइनेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि इनका शिफ्ट हो गया, शिफ्ट कहां? ईस्टर्न कंट्रीज से ब्राजील की तरफ। क्लियर है? हाँ, 100 साल। बढ़ा जाए आगे। हाँ बोलो। साउथ अमेरिका। बात तो पुर्तगाल और स्पेन अलग अलग है। अभी तो मैंने बताया कि स्पेन पे किसका कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया है? पुर्तगालियों का ना। वही तो बोल रहा हूं, पुर्तगाल पर स्पेन का, सॉरी पुर्तगाल पर स्पेन का। तो पुर्तगाली का ट्रेड फोकस वहां जा रहा है, इसका मतलब स्पेन का भी ट्रेड फोकस वहां पे जा रहा है। दोनों का इंटरेस्ट एक साथ जुड़ा हुआ है ना, बात समझो। तो जिस वक्त स्पेनिश कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है पोर्चुगीज पे, तो पोर्चुगीज का ट्रेड इंटरेस्ट का मतलब है कि स्पेन का ट्रेड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको इसका डिक्लाइनेशन का कॉज आपको सामने नजर आया। कौन? जैसे कैसे कॉलोनी हो जाना, तो पुर्तगाल स्पेन का कॉलोनी एक तरह से हो गया था। मतलब राजा पुर्तगाल का होता था, लेकिन वो नाचता किसके इशारे पर था? स्पेन के इशारे पर था। ठीक है, अब चलो, अब मान लो कि कल कि इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, अब है देखना चाहिए ये।
बांग्लादेश पे चांस है, तुम कब्जा करने जा रहा है, हैं? वहां का लोग कब्जा होने देगा? एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। अभी दिक्कत क्या है कि अगर हम जाएंगे उसको कंट्रोल करने तो हमें बहुत बड़े रेवोल्यूशन का सामना करना पड़ जाएगा, वॉर, सिविल वॉर से जूझना पड़ेगा, और भारत को अपने सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ जाएंगे उसको कंट्रोल करना। इंडिया एक बार अपने पड़ोसी देश के सिविल वॉर में घुसा और बर्बाद हुआ, श्रीलंका। राजीव गांधी, और राजीव गांधी मारे भी इसीलिए गए, वो उसके इंटरनल मैटर में जाके पोक नहीं करते तो जो प्रभाकरन का एलटीटी था वो ऐसा कदम ना उठाता। ठीक है, तो इसीलिए दूसरे के मामले में नहीं पड़ना, अपने मामले को संभालो, अपना देखो। हम ही इतना बड़ा देश है यार, कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने में 3 दिन लग जाता है ट्रेन से, नहीं तो अपना संभाल लेना पहले, काफी है। हमारे अपने ही देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स से हम जूझ रहे हैं, कम प्रॉब्लम्स है। एक आधार कार्ड बनवाने के लिए हम लोग को इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है दूसरे देश पे कब्जा करने जाएंगे। तो आओ, प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनेशन। धीरे धीरे ये लोग, जैसे इंग्लैंड वाले कैसे मैनेज कर गए, हम खाता है ऐसे वाला पे आ गया पोर्चुगीज भी वैसे ही वो लोग भी अपने आप को मैनेज कर लिया है। पोर्चुगीज ट्रांसलेटर, शुरुआत में ट्रांसलेटर रहते हैं ना इनके साथ। सॉरी, प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनेशन। चलो, प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनेशन स्टार्ट होता है आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, पहले नीदरलैंड एंड ब्रिटिश। इट स्टार्टेड आफ्टर अराइवल ऑफ डच एंड इंग्लैंड। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जब डच और इंग्लैंड इंडिया में इंटर करते हैं। तो कैसे कैसे अपनी चीजों को खोते हैं वो हम देखते चलते हैं कि कौन कौन सा एरिया इनके कंट्रोल में था और कैसे कैसे लोगों ने इनके हाथों से वो चीजें चली गई। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करो 1596 में पहला डिफीट होता है, फर्स्ट डिफीट ऑफ पोर्चुगीज, फर्स्ट डिफीट ऑफ पोर्चुगीज बाय डच। पहली हार होती है 1596 पे। कहां पे? एट स्पाइस आइलैंड। कार्नेलियस दी हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान जब आता है और पहुंचता है स्पाइस आइलैंड, तो पुर्तगालियों ने इनको मलक्का के पास घेर लिया कि हम आपको आगे जाने देंगे नहीं। तो वहीं पे पहली बार डचों ने इनको पराजित किया। स्पाइस आइलैंड पहले मैंने कल डिस्कस किया था कि इन्होंने इन्होंने ना सिर्फ इंडिया से ट्रेड स्टार्ट किया है, बल्कि पुर्तगालियों ने श्रीलंका पे भी अधिकार किया और स्पाइस आइलैंड पे भी अधिकार किया है, डच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1611 में ब्रिटेन पहली बार इनको पराजित करेगा। थॉमस बेस्ट, थॉमस है ना, कैप्टन बेस्ट जो है इनको पराजित करेंगे। कैप्टन बेस्ट कौन है? ब्रिटिश सेलर है। ये हम ब्रिटेन वाला पोर्शन में फिर से दोबारा पढ़ेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। ब्रिटिश सेलर है, ब्रिटिश सेलर डिफीटेड
पोर्चुगीज आर्मदा, पोर्चुगीज आर्मदा एट स्वाली। स्वाली कहां पे है? नियर सूरत, जिसको बैटल ऑफ स्वाली भी कहा जाता है। बढ़े आगे। हाँ, डच को कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन, ठीक है। 1611 में ना 1602 में एक बार और ये पराजित होते हैं। पोर्चुगीज वॉज डिफीटेड बाय डच एट बॉन्टम, वॉज डिफीटेड बाय डच एट बॉन्टम। बॉन्टम में 1602 में पोर्चुगीज फिर से पराजित होते हैं और इसके बाद से बॉन्टम पे एक तरह से अधिकार इनका खत्म हो जाता है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। 1628 आ जाओ। होर्मुज पे अधिकार इन्होंने किया था एक वक्त में। होर्मुज पे कब अधिकार किया था? 1515 में, अल्फांसो दी अल्बुकर के समय में वो अधिकार छीन जाता है। ब्रिटिश सेना की मदद से फारस जो है होर्मुज पे अधिकार छीन ली जाती है। लिख लो, बोल देता हूं मैं। विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश आर्मी, with the help of British Army, Iranian army took control of Hormuz from Portuguese. Iranian army took control of Hormuz from Portuguese. ठीक है। 1632 में आइए, जो अभी अभी पढ़े भी हैं आप। बाय द ऑर्डर ऑफ शाहजहां, बाय द ऑर्डर ऑफ शाहजहां, Portuguese were expelled from Bengal. Portuguese were expelled from Bengal. पोर्चुगीज को एक्सपेल्ड कर दिया गया बंगाल से। ठीक है, आते हैं 1641 में। 1641 में आते हैं। आगे बढ़ू मैं, लिख लिया। हो जाएगा, बड़े। आपको याद होगा मलक्का पे इन्होंने कब अधिकार किया था? 1511 में, अल्बुकर के समय में। उस मलक्का पर से कंट्रोल इनका खत्म हो जाएगा 1641 में। 1641 में डच टू कंट्रोल ऑफ मलक्का, मलक्का फ्रॉम पोर्चुगीज। तो धीरे धीरे सब इनके हाथ से निकल रहा है। जितना भी इनका एंट्री एग्जिट पॉइंट था, जितने भी इनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे, सब ये हाथ से खो रहे हैं।
हाँ डच, मैक्सिमम जगह डच, मैक्सिमम जगह डच ही इनको हराएंगे। ठीक है, अब आ जाओ 1658 में, जिस श्रीलंका पे उन्होंने अधिकार करके बैठे हुए थे ये सिलोन, है ना, तो सिलोन वॉज कैप्चर्ड बाय डच। सॉरी, डच। तो श्रीलंका भी इनके हाथ से निकल गया। अब इंडिया में इनकी स्थिति कमजोर हो ही चुकी है ऑलरेडी। अब ये 1663 में मालाबार कोस्ट पे जितने भी इनके सेटलमेंट्स हैं, चाहे कालीकट हो, कोचीन हो, सॉरी चेल्लम हो, अंजन दीवा हो, सारे सेटलमेंट्स किसके कंट्रोल में आ गए? डच के कंट्रोल में। ऑल सेटलमेंट्स एट मालाबार कोस्ट, ऑल सेटलमेंट्स एट मालाबार कोस्ट was taken by Dutch। ठीक है, इसके अलावा 1730, सॉरी ऊपर कर दूं मैं, सॉरी, सिक्सटीन 1661 में आपको पता है पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी, कैथरीन की शादी होगी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से, और बदले में क्या मिलेगा डाउरी में? बंबई। तो बंबई भी इनके हाथ से गया, है ना। तो 1661 में क्या होगा? मैरिज ऑफ पोर्चुगीज प्रिंसेस, पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन टू द किंग ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स। हाँ हाँ, होता था ना। आज के टाइम में लोग नवासा में नहीं जमीन जायदाद लिख देता है, लड़की अकेली है। एक मेरा फ्रेंड है, उसका पहले से इंटेंशन क्लियर था, क्या कि जब शादी करेगा तो अकेली लड़की से जिसका कोई भाई नहीं हो। तुम्हारा भी कोई भाई नहीं है, तुम ना अकेले है, लड़की ऐसा खोजो जो अकेली हो। फर्दर भी चलेगी। अब देख रहे हो, विदेशी दुल्हनियां भागी चली आती है देश में शादी करने। अब फेसबुक पे ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो जो वहां से भागे चले आए तुम्हारे लिए। वो भी कौन सा गेम है जी? पबजी। हाँ, पबजी में वो आ गई ना सचिन की वाइफ, क्या नाम है उसका? सीमा हैदर। अब पता चला कि तुम्हारे पाकिस्तानी लड़की जो है तुम्हारे लिए आ गई यहां पे। तो इसके बदले में क्या मिला? क्या? अफ्रीका। अरे बाप रे, डायरी ऑफ बॉम्बे। तो बॉम्बे इस तरह से इंग्लैंड के हाथ में आ गया। तो उसकी शादी भी हो गई, वैसे ही घर में हुई है, नवासा वाले में। ससुराल और घर संभालने में हालत खराब है कि अकेला दामाद है। अब दामाद को सारा संपत्ति दे रहे हैं तो ससुराल भी देखना है और घर भी देखना है। और तब माँ ताना देगी, बड़ी देख रहा चेहरा हो रहा है कैमरा वैमरा में अपना चेहरा,
ये स्मार्ट तो है ही, लंबा चौड़ा है, इसको तो डार्क हैंडसम। ठीक है, डार्क नहीं है, हैंडसम है बस। लेकिन तुम अपने बाल को रोको, ट्राया यूज करो, बहुत जल्दी जल्दी बाल जा रहा है तुम्हारा। क्या चिंता चिंता में रहते हो क्या अभिषेक? बहुत चिंताग्रस्त रहते हो। जेनेटिक है, जेनेटिक्स तुम जीन्स में तो मेरे भी है। 40-45 होते होते मेरे खानदान में किसी का बाल नहीं रुकता। मेरे बड़े पापा का तो बाल ऐसा है, मेरे सर ऐसा है कि रात में चमकता है। उनका इतना शाइन मारता है उनका बाल, पर बाल नहीं है, पूरा गोल, हाँ एकदम इतना शाइन मारता है। 1739 में मराठा के रूलर हैं बाजीराव फर्स्ट। उन्होंने सालसेट और बेसिन, वो बेसिन जिसके लिए गुजरात का रूलर मारा गया, उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मराठा रूलर बाजीराव फर्स्ट, हाँ मस्तानी वाले हैं ये। बाजीराव फर्स्ट कैप्चर्ड सालसेट एंड बेसिन। कहीं बसीन भी आपको मिल जाएगा, बेसिन कहीं बेसिन लिखा हुआ, कहीं बसीन लिखा हुआ। तो इस तरह से इंग्लैंड पोर्चुगीज के पास बचा क्या? पोर्चुगीज के पास, पोर्चुगीज वॉज लेफ्ट विथ ओनली, अरे उंगली कहां, वॉज लेफ्ट विथ ओनली गोवा, दमन एंड दीव। टिल 1961। हाँ, गोवा, दमन और दीव तीनों इनके साथ, तीनों से एक ही बार इनको हटाया जाएगा 1961 में। प्रिंसेस कैथरीन टू, द किंग ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स सेकेंड, उसके बदले में क्या मिला? डाउरी ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो पोर्चुगीज का थोड़ा सा हिस्सा बचता है, उसको खत्म करके कल हम लोग चलेंगे डच और ब्रिटेन। ब्रिटेन को कल बहुत डिटेल में देखेंगे, ब्रिटिश को। हाँ हाँ, आर्मदा सिस्टम खाली हम पढ़ेंगे उसमें, आर्मदा ब्रिटिश कंपनी को हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। जो आप पहले सुबह में पढ़े थे ना ब्रिटेन को, उसको एकदम उसको अलग व्यू से इस बार पढ़ने वाले हैं हम लोग, कि ब्रिटेन का जो सक्सेस रेशियो है बाकियों के रिस्पेक्ट में यहां पे क्यों ज्यादा रहा, उनकी कौन सी पॉलिसीज रही है जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया इंडिया में उनके सक्सेस का, और बाद में चल के जो मुगल्स या लोकल रूलर्स के साथ इनका स्ट्रगल शुरू होता है वो किन कारणों से शुरू होता है। तो इस सारे को अलग डायमेंशंस के साथ हम देखेंगे, और तब देखेंगे कौन, जिसको हम देखेंगे कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया के नाम से। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। कल क्लास चलेगा, परसों बंद रहेगा क्लास, 15 अगस्त है।